हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, जो कि 12 फरवरी 2023 को एग्जामिनेशन कंडक्ट आपका होगा। मैं ये बात जब जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको ये बात याद दिलाता रहूँगा कि आपका 12 फरवरी 2023 को यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन है। और जो मैं आप लोगों के सामने सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ, ये कोई सामान्य सब्जेक्ट नहीं है, ये माइनर एक्ट है। और इसी माइनर एक्ट को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जो आज मैंने माइनर एक्ट लिया है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का, ये एक्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ, जिसको हिंदी में कहते हैं स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का ये एक्ट है। इस एक्ट में मैं क्या क्या आपको बताऊंगा, पूरा कंप्लीट एक्ट को मैं बताऊंगा विथ बेयर एक्ट से रीडिंग करके। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, इसके साथ साथ जो भी केस लॉ हैं उन सभी केस लॉ को मैं बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि हमारे पास पहले से आईपीसी है जो कि 1860 में ही बन चुका है, लेकिन उस आईपीसी के होने के बावजूद भी क्यों इस एक्ट की आवश्यकता पड़ी, आखिर में क्या कमी रह गई थी आईपीसी में जो इस एक्ट को लागू करना पड़ा, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का। तो दोस्तों मैं बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि माइनर एक्ट पे मैं लेकर के आप लोगों के सामने आ रहा हूं। माइनर एक्ट पे लेकर के ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं और भी जो माइनर एक्ट हैं, जो 9 माइनर एक्ट यूपी पीसीएस में शामिल किया गया, उन सभी माइनर एक्ट को मैं आपके सामने कराने का कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं आपको आईपीसी के पहले प्रोविजन दिखाऊंगा, देख लीजिए आप लोग, और आईपीसी के प्रोविजन के बाद से मैं बेयर एक्ट के साथ आपको रीड करूंगा। इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस शॉर्ट ट्रिक्स पे आप ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या कहते हैं वोमेन एक्ट को आप लोग पढ़ सकते हैं। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन एक्ट्स प्रोहिबिशन एक्ट 1986 को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बिना देर किए मैं इसको स्टार्ट करता हूं। तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए जैसे ये इस एक्ट का ही नाम है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का ये एक्ट है। जब हम लोग आईपीसी को खोलते हैं तो आईपीसी से पहले हमको इसका जो हमें न्यू इसकी तैयार करनी है वो हमें आईपीसी से ही तैयार करनी है, क्योंकि जो मूल हमारा जो मेन एक्ट है पनिशमेंट का वो हमारा आईपीसी है। और जो महिलाओं से रिलेटेड के कानून के बारे में भी हमको आईपीसी ही बताता है। तो हमें सबसे पहले आईपीसी को देखना पड़ेगा। जब हम लोग आईपीसी के अंडर सेक्शन 8 को हम लोग देखते हैं तो उसमें जेंडर्स की बात की जाती है। अब जेंडर में क्या क्या आता है, जेंडर किसको कहते हैं, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। जब हम लोग सेक्शन नंबर 8 पढ़ते हैं इंडियन पिनल कोड का, तो उसमें हमको सेक्शन 8 में हमको दिखता है ही में दोनों इंक्लूड होता है, मेल भी इंक्लूड होता है और फीमेल भी इंक्लूड होता है। यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हैं पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वो हर व्यक्ति के बारे में लागू होता है, चाहे वो नर हो या नारी हो। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि आईपीसी में सेक्शन 8 में ये चीज़ें बताई गई हैं कि जेंडर के लिए दोनों चीज़ें बताई गई हैं, ही में मेल भी शामिल है और फीमेल भी शामिल है। फिर बात करते हैं अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन पिनल कोड। जब हम लोग सेक्शन नंबर 10 देखते हैं तो इसमें मैन और वुमेन के बारे में बताया जाता है कि मैन कौन होता है, वुमेन कौन होता है, किस एज ग्रुप के लोग को हम मैन कहेंगे, किस एज ग्रुप के लोग को हम फीमेल कहेंगे या वुमेन कहेंगे। ये सेक्शन हमको 10 बताता है इंडियन पिनल कोड का। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी एज का, चाहे वो एक दिन का ही बच्चा क्यों ना जन्मा हुआ हो, उसको भी हम लोग इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग हम लोग उसको मैन की संज्ञा देंगे, मीन्स उसको मैन मानेंगे। फिर वही बात करते हैं द वोमेन की, डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बींग्स ऑफ एनी एज, किसी भी एज की वो लड़की हो, चाहे वो 1 घंटा पहले जन्म ली हो, हम लोग उसको फीमेल की कैटेगरी में डालेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड सेक्शन नंबर 10। तो ये इतनी चीज़ें हमको अब समझ में आ गई कि हाँ, हमको जेंडर में कहाँ बताया गया, जेंडर में बताया गया ही शब्द अगर इस्तेमाल किया जा रहा है आईपीसी के अंडर, उसमें ही भी मेल भी शामिल है और फीमेल भी शामिल है। और जब हम लोग सेक्शन 10 देखते हैं इंडियन पिनल कोड का, तो इसमें मैन की परिभाषा दी गई है और वुमेन की परिभाषा दी गई है। मैन और वुमेन की परिभाषा में एनी एज की बात की जा रही है, किसी भी एज का व्यक्ति हो वो मैन होगा और वो फीमेल होगी। अब बात करते हैं जो आईपीसी का जो मेन प्रोविज़न है जिसमें पनिशमेंट के बारे में बताया जाता है, जो कि हमको जब हम ये एक्ट पढ़ेंगे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का, तो उसमें इस चीज़ के बारे में जानना आवश्यक होता है। अगर हम इसके बिना अगर हम पढ़ते हैं तो फिर ये एक्ट अधूरा रहता है। देखिए जैसे इसमें हम लोग लेते हैं सेक्शन 354 का, जो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन है 354। आप लोगों को पता है जो 354 सेक्शन है वो असॉल्ट के बारे में बात करता है। किसके असॉल्ट के बारे में बात करता है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वोमेन इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, जो किसी महिला के लज्जा को भंग करने का ये काम करता है। ये जो एक्ट है किसी महिला के लज्जा को भंग करने का काम करता है। इससे रिलेटेड एक केस लॉ आता है जो कि अभी पूरे एक्ट के बारे में हमें नहीं बताएंगे, हमें पढ़ना है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो मैं इसके प्रोविज़न को बता दे रहा हूँ कि आप अगर
अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के बारे में, तो आप इन सब चीज़ से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ये एक्ट आपके लिए हलवा है, आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं जानता हूँ आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप जो हैं आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट केस लॉ आया था वो रूपल देव बजाज वर्सेस केपीएस गिल का केस आया था। तो ये केस लॉ भी आपको आईपीसी से भी रिलेट करके पढ़ना है, और जब आप इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन पढ़ रहे हैं इससे भी रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि 354 का ये जो केस है ये हमेशा आपसे पीसीएस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता था। और ये केस रिलेटेड किस चीज़ से है? आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी ऑफ वुमेन से रिलेटेड है, मीन्स की महिलाओं के लज्जा भंग से रिलेटेड ये केस है, रूपल देव बजाज वर्सेस केपीएस गिल। मैं सिर्फ ये केस जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए, ये जो सेक्शन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया हूँ एज ए रेफरेंस, मैं आप लोगों के लिए ये केस सेक्शन लेके आया हूँ जिससे कि आप समझ सके कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। अभी जब आप सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। देखिए जो 354 का था, 354 में ए में असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब हर, जिसको किसी महिला को इसमें क्या किया जाता है? डिसरोब किया जाता है, उसको डिसरोब करने का 354 ए में काम किया जाता है। अंडर सेक्शन 354 ए की जब हम बात करते हैं तो इसमें सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट अंडर सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट विल किया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगेंस्ट विल उसके किया जाता है 354 ए में। इससे रिलेटेड आपसे आईपीसी में जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें से इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 354 ए में क्या है, तो वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट विल की बात की जाती है। फिर 354 बी में क्या बताया जा रहा है, मैं बस रेफरेंस के लिए ये चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद से मैं वही इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 ही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको जब तक आप ये भूमिका है, जब तक आप ये नहीं तैयार करेंगे, ये न्यू नहीं तैयार करेंगे, तब तक उसको समझने में आपको समस्या आएगी। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब, उसके कपड़े उतारने के लिए वहाँ पे क्या किया जा सकता है? फोर्स किया जा सकता है। सॉरी, मैं अपने लैंग्वेज को थोड़ा सा ब्रॉड कर रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे सभी के सभी मेजर हैं और सभी साथ ही साथ आप लोग एडवोकेट हैं। अब आप लोगों को जजशिप में जाना है, जज बनना है, तो आपके लिए ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें वर्गल वर्ड का भी इस्तेमाल करना आवश्यक है। जब तक हम उस वर्ड को नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तो आपको ये एक्ट समझ में आने वाला नहीं है। तो सॉरी, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, अगर किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकता है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें आप उसमें नहीं बोलिए। जैसे यहाँ पे कपड़े उतारने का, मैं एक धारावाहिक को लेता हूँ जिसमें महाभारत, जो कि हिंदुओं का मेन ग्रंथ है, महाभारत में यहाँ पे जब उसका कपड़ा उतारा जा रहा था, डिसरोब किया जा रहा था दुशासन के द्वारा, तो उसी को डिसरोब से आप चाहेंगे तो यहाँ पे उसको कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं अंडर सेक्शन 354 बी में। जब सेक्शन 354 बी आता है आईपीसी का, तो आप उसको महाभारत से रिलेट कर लेंगे। जैसे महाभारत से आपको रिलेट कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सेक्शन डिसरोब की बात कर रहा है। बात करते हैं अंडर सेक्शन 354 सी, वॉयरिज्म की बात करते हैं। यहाँ पे वॉयरिज्म से रिलेटेड एक केस लॉ आता है जो कि इंपॉर्टेंट केस लॉ है, स्मृति ईरानी का केस आ रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें वॉयरिज्म में क्या होता है, एक महिला अपने आप को ये मान के चलती है कि वो अपना जो प्राइवेट वर्क कर रही है, जैसे कि वो बाथरूम में है या कहीं पे भी है, वो अपने ड्रेसेस चेंज कर रही है या जो भी कुछ कर रही है, वो सोचती है कि मैं अकेले हूँ, लेकिन छुप करके उसे अगर कोई देखता है तो उसको वॉयरिज्म की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखा है, एक व्यक्ति किसी महिला को छुप करके देखता है, इसी को वॉयरिज्म, दृश्यकारिता हम लोग कहते हैं। बात करते हैं आईपीसी का सेक्शन 354 डी, इसमें स्टॉकिंग की बात की जा रही है। इसमें ऑनलाइन पीछा किया जाता है। स्टॉकिंग का मतलब होता है ऑनलाइन पीछा करना। अब ऑनलाइन आप लोग सोच सकते हैं कैसे पीछा किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, जैसे व्हाट्सएप के द्वारा आप पीछा कर सकते हैं, फेसबुक के द्वारा आप पीछा कर सकते हैं, ट्विटर के द्वारा आप पीछा कर सकते हैं, जीमेल के द्वारा आप पीछा कर सकते हैं। खोल के देखेंगे अच्छा व्हाट्सएप पे ये अब ऑनलाइन है या नहीं है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये आईपीसी से रिलेट करके आपको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप इससे रिलेट नहीं करेंगे तब तक उस एक्ट में आपको मज़ा आने वाला नहीं है। और इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आपका जो सेक्शन होता है आईपीसी का, वो 509 की बात की जाती है। तो जो आपको मैंने 4-5 जो इसमें सेक्शन बताए हैं, वो सेक्शन आपको आईपीसी में भी यहाँ पे ध्यान रखने हैं और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट में भी आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह ये पूछा जाता है, क्योंकि ये महिलाओं से रिलेटेड कानून है और महिलाओं से जब भी रिलेटेड कानून आता है तो हमें आईपीसी में जाना पड़ता है, क्योंकि आईपीसी हमारा जो है वो मूल सब्जेक्ट है, वो मूल कानून है।
यहाँ पे इसमें 509 में बताया जा रहा है, इसमें वर्ड से, जेस्चर से और एक्ट से या किसी को ऐसे भद्दे वर्ड बोल दिया जाता है, या कोई ऐसा चौराहे पे खड़ा होकर कोई ऐसा गाना गाया जाता है, कोई जेस्चर दिखाया जा रहा है जैसे कि 10 रुपये ले लो और चलो मेरे साथ, इस तरह से अगर आपके जेस्चर से आप अगर कोई करता है या कोई एक्ट करता है इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, तो ये सेक्शन 509 आईपीसी में पनिशेबल होगा। अब दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने जिस एक्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक, ये जो एक्ट हम लोग पढ़ने आए हैं उसी एक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का ये कानून है, और ये जो एक्ट नंबर बना है ये एक्ट नंबर 60 है ऑफ 1986 का, मीन्स कि 1986 का ये एक्ट नंबर 60 है। इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है? इसमें 10 नंबर ऑफ सेक्शन है। आपको जो माइनर एक्ट यूपी पीसीएस जे में शामिल किया गया, इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं 9 के 9 माइनर एक्ट आप लोगों के सामने मैं ला करके रख दूंगा, मैं खोल करके उन सबों को एक एक पार्ट्स को मैं रख दूंगा, जिससे आपको आसानी में समझ में आ सके। जो आईपीसी से को रिलेट होने वाला है उसको आईपीसी से को रिलेट करेंगे, जो इंडियन एविडेंस एक्ट से को रिलेट होने वाला उसको मैं इंडियन एविडेंस एक्ट से को रिलेट करूंगा। मीन्स कि मैं जैसे हो सके मैं आपको 9 के 9 एक्ट मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पर करवा दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इसको शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि नहीं जो मेरा समझाने का तरीका है, जो मेरा शॉर्टकट इसमें देने का तरीका है वो अच्छा है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि इसमें 10 सेक्शन ही है। इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ? ये 2 अक्टूबर 1987 को इसका इन्फोर्समेंट हो गया था। इन्फोर्समेंट मतलब लागू हो गया था हमारे देश में। अब देखिए, बिना देर की हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्ट है वो 23 दिसंबर 1986 को हो गया। ठीक, उसके बाद से अब हम देखते हैं बिना देर किए यहाँ पे अब इसमें क्या है, एन एक्ट टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करना है, मीन्स कि उसको ऐसी चीज़ नहीं दिखानी है जो गलत चीज़ हो महिला को नहीं दिखाना। ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें नहीं दिखाना है, किसी पब्लिकेशंस के थ्रू नहीं दिखाना है, किसी राइटिंग के थ्रू नहीं दिखाना है, किसी भी पेंटिंग के थ्रू, किसी भी फिगर के थ्रू, और एनी मैनर। हमारा जो पूरा एक्ट है वो इसी शब्द वर्डों पे पूरा टिका हुआ है। अब कौन कौन सा वर्ड जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए? यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, पब्लिकेशन, राइटिंग, प्रिंटिंग, फिगर और एनी मैनर, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1986 में। अगर इन वर्ड पे आप कमांड कर लिए तो आप मान के चलिए कि आप 60% आपने इस एक्ट को कवर कर लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं ये कब आया है। इट बी इट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 37th ईयर ऑफ द रिपब्लिक इंडिया एज फॉलो, मीन्स कि 37 साल, देश को आज़ाद होने के 37 साल बाद ये कानून आया है। अब हम इस सेक्शन को देखते हैं। इसमें कोई पार्ट नहीं बताया गया है कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। नॉर्मली 10 सेक्शन है, उसी 10 सेक्शन में हमको पढ़ना है, और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वही सेक्शन मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन है। जैसे अब सेक्शन 1 आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 4, 5, 6, 7 और 8, ये इतना ही सेक्शन आपके लिए 8 सेक्शन ही जो है जो कि इंपॉर्टेंट है। और उसमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 7 और 8 और 6, मीन्स कि 5 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीन्स यही सेक्शन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। मैंने इस एक्ट को पढ़ा है इसलिए हमें ये पता है कि क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। किसी भी एक्ट को हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट की बात की जाती है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि हम लोग इस एक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इसको कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ लागू होता है? इट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत पे लागू होता है। थर्ड जो बात करता है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंटेड। जो मैंने ऊपर आपको डेट बताया है उसी डेट को ये लागू हो रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्टर आ रहा है वो यहाँ से आपके लिए आ रहा है, जो कि हम डेफिनेशन क्लॉज, जाहिर सी बात है कभी भी कोई भी हम लोग एक्ट पढ़ते हैं, सीपीसी ले लीजिए, सीआरपीसी ले लीजिए, आईपीसी ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, तो मीन्स कि आईपीसी और सीआरपीसी में तो हम लोगों को ये देखने को मिल जाता है कि उसमें जो सेकंड पार्ट होता है, जो सेकंड सेक्शन होता है, उसमें डेफिनेशन क्लॉजेस की बात की जाती है। सेम वैसे ही आप इसको समझ के रखिए कि सेकंड सेक्शन है और इसमें डेफिनेशन क्लॉजेस की बात की जा रही है। इसमें
हमको 6 डेफिनेशन क्लॉज दिया गया। अब कौन कौन सा डेफिनेशन क्लॉज दिया गया सेक्शन 2 में, जो सेक्शन 2 में बताया गया है, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? एडवर्टाइजमेंट, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, आपके लिए एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लेबल इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है और प्रिस्क्राइब इंपॉर्टेंट है। यही जो हमारा डेफिनेशन है, अगर इन सब डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए एक्ट जो है वो एकदम आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें आप लोगों से फिर मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे वर्ड्स को भी मैं लूँगा जिससे कि आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा असहज महसूस होगा, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप एडवोकेट हैं पहली बात, और दूसरी बात आप जज बनने जा रहे हैं। जब तक आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में ये कानून आने वाला नहीं है। तो इसमें आपको ब्रॉड माइंड करके इस एक्ट को पढ़ना है। मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है, बाद में हमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये एक्ट लाया ही हमारे लिए इसी तरह से लाया गया है। अगर हमारे एक्ट लाने का सरकार का जो मोटिव है, अगर हम लोग इसको खुल करके नहीं पढ़ेंगे, अगर हम इसको समझ करके नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हमको एक्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो फिर मैं सॉरी बोल रहा हूँ। इसमें जो भी मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगा, आपको उस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस्ड रहना है और उस वर्ड को हल्के में लेना है कि हाँ वो बस पढ़ाई के पर्पस से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारा डिस्क्लेमर है, इसके लिए हमें आप लोग कुछ ना कहिएगा प्लीज़। देखिए इसमें डेफिनेशंस की बात की जा रही है, जो इसमें एडवर्टाइजमेंट की बात की जा रही है। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट में क्या आ जा रहा है, इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट। इसमें क्या क्या आ रहा है, कोई सर्कुलर दे दिया जा रहा है, कोई लेबल दे दिया जा रहा है। अब किस प्रकार का लेबल, जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट से खरीदते हैं तो उस पर लेबल लगा होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग दूध का पैकेट खरीदते हैं तो अमूल दूध का कंपनी का नाम है तो अमूल दूध का कंपनी का उसमें रेपर लगा होता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई और चीज़, जैसे कि मान लीजिए कि जो महिलाओं से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट ही हम लोग लेते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट कोई अगर हम लोग खरीदते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें लगी रहती हैं, उसमें लेबल लगा रहता है कि हाँ ये पॉन्ड्स का है, ये जिस भी कंपनी का जो भी इस्तेमाल करता हूँ वो लेबल लगा होता है। उस पर रैपर भी लगा होता है कि हाँ ये इस रैपर से ये मिल करके बना है, इसमें ये चीज़ें लगी हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट और आल्सो इंक्लूड विजिबल रिप्रेजेंटेशन, उसमें कुछ विजिबल रिप्रेजेंटेशन होता है मेड बाय द लाइट, साउंड एंड स्मोक और गैसेस। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो लाइट से कैसे उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे स्मोक से, कैसे गैसियस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ। जैसे लाइट से हो गया, स्मोक से हो गया, गैस से हो गया, थ्रू मिक्सचर के ये थ्रू होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी में दिखा रहा है, जैसे कि धुआं मशीन होता है, धुआं मशीन से धुआं छोड़ा जाता है, तो वहाँ पे जैसे स्वर्ग में आप लोग देखते हैं ना, जैसे हम लोग कभी कभार कोई रामायण देखते हैं या महाभारत देखते हैं तो उसमें जो स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं वो नाचती हैं, नीचे से धुआं निकलता है, तो उसी को स्मोक एंड गैसियस के रूप में लिया जा रहा है। अगर इस तरह से अगर कोई एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, या तो टीवी पे किया जा रहा है या तो फिर कहीं और किया जा रहा है, तो उसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में नहीं हम मानेंगे, उसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं कहा जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार करना। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने अभी क्रीम के पैकेट का प्रचार के बारे में लिया, मैंने उनके रैपर के बारे में लिया, मैंने उनके लेबल के बारे में लिया। जो भी चीज़ें हैं, जो सरकार का इंटेंशन है, जो मार्केट का इंटेंशन है, अगर वो चीज़ें को नहीं मार्केट में दिखाएगा तो उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तब तक वो बिकेगा नहीं। और यहाँ पे जो जिस एडवर्टाइजमेंट की, जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है, वो फीमेल्स प्रोडक्ट की बात हो रही है। जैसे कि फीमेल जो प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, अब जो फीमेल होगा वो जान जाएगा, और आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं फीमेल कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। उन्हीं के एडवर्टाइजमेंट, उन्हीं के रैपर, उन्हीं के लेबल के और उन्हीं के विजिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है एडवर्टाइजमेंट में। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स बाई वे ऑफ सैंपल वेदर फ्री और अदरवाइज। इसमें जैसे कोई भी चीज़ सेड्यूसिव दिखाया जाता है, कोई भी चीज़ भद्दा चीज़ दिखाया जाता है, कोई भी चीज़ गंदा चीज़ दिखाया जाता है। जैसे मैं आपके लिए फिर यहाँ पे सॉरी बोल रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ कॉन्डम की बॉक्स में ले लेता हूँ, उसमें बॉक्स में देखते होंगे कि आप किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको रिप्रेजेंटेशन को, वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको भद्दा रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाता। इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि सरकार का भी एम होता है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को हम लोग रोकने का प्रयास करें। इसीलिए ये एक्ट को बनाया गया है, और इसीलिए यूपी पीसीएस में शामिल भी किया गया है कि जब तक जजेस को इस चीज़ के बारे में नहीं पता रहेगा तो वो आगे कैसे समाज को रेगुलेट करेंगे, कैसे समाज में अच्छे अच्छे जजमेंट देंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के जो भद्दा होता है, जो गंदा होता है, उन सभी चीज़ों को भी मेजर को ये दिखाना है, माइनर को हमें नहीं दिखाना है। ये माइनर के लिए प्रोहिबिशन होता है, मेजर्स के लिए प्रोहिबिशन नहीं होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स मीन्स द डिसेप्शन इन एनी मैनर
ऑफ द फिगर ऑफ वुमेन, किसी भी वुमेन के फिगर को किसी भी रैपर पे शो करना। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अभी पिछले जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें किसी भी महिला के फिगर को शो किया जा रहा है, उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को शो किया जा रहा है। जैसे इस समय मार देख लीजिए कि जॉकी का प्रचार आ रहा है, जॉकी का, अब उसमें महिलाओं के पूरे फिगर्स को दिखा रहा है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं उसमें प्रेजेंट किया जा रहा है, वो एम होता है, वो इंटेंशन होता है। कुछ तो मार्केट का इंटेंशन होता है, कुछ समाज को जागरूक करने का इंटेंशन होता है। जैसे कि सरकार ने एक योजना लाया, हम दो हमारे दो, अगर उसमें वहाँ पे वो कंडम का प्रचार ना करे तो फिर वो हमारी जो पहचान है, जिस चीज़ को हम लोग लागू करना चाहते हैं वो सही रूप से लागू नहीं हो सकती। उसी चीज़ के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ों को लाया जा रहा है। देयर अप टू इन सच द वे इफेक्ट अबाउट द इंडिसेंट डेरोग्रेट डिनिग्रेशन वुमेन इज़ लाइकली टू डिफर। मीन्स कि इंडिसेंट ऐसा नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है। जैसे पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, टीवी पे कभी कभी हम लोग बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं, कभी कभी हम लोग ऑनलाइन कोई चीज़ पढ़ते रहते हैं, उसमें कभी कभी ऐसे जो डूडल बन के आ जाता है, जो गूगल के साथ जो होता है, जो डूडल बन के आ जाता है, वो सभी चीज़ हम लोगों को नहीं चाहते हैं, फिर भी हम लोगों को क्या होता है, देखना पड़ता है। तो वही चीज़ है जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है वुमेन को। मीन्स कि ज़बरदस्ती उनको नहीं किया जा रहा है, ये एक माध्यम है, ये सरकार की नीति है, सरकार को इन चीज़ को फैलाना है, इसीलिए ये चीज़ को रखा गया। जब आगे अभी आप इस एक्ट को देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं लेबल का। लेबल मीन्स एनी राइटिंग, कोई भी राइटिंग हो, कोई ऐसा स्लोगन लिख दिया गया है, मार्क्ड स्टैम्प, कोई ऐसा मार्क लगाया गया है जिसको कि देख करके वो भद्दा नजर आता है, लेकिन फिर भी हमें उसको रखना है क्योंकि उसके लिए जागरूकता के लिए उसको रखा गया है। प्रिंट और ग्राफिक मैटर अफिक्स किया गया है और उस पर अपीयरिंग अपॉन दी पैकेज, कोई ऐसा चीज़ है जो कि उस पर प्रिंट किया गया है, उस पर उखेरा गया है, उस पर नक्शा बनाया गया, उस पर डिज़ाइन बनाया गया, कोई ऐसा स्लोगन लिखा गया जो कि इंडिसेंट है रिप्रेजेंटेशन के लिए, बट उसको भी दिखाया जा रहा है। इसलिए दिखाया जा रहा है, लोगों को जागरूक करना है, हमारा जो मोटिव है उसको हमको जागरूक करने के लिए उसको दिखाया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पे पैकेज की। अगर कोई भी पैकेज है, कोई भी कार्टून है, कोई भी बॉक्स हो, कोई भी कंटेनर, तो उस पर कुछ ना कुछ डिजाइन बना रहेगा। अगर मोदी जी ही अपना जैसे राशन बांट रहे हैं, ये जो गरीबों में जो राशन बांटा जा रहा है तो ये बैग में दे रहा है, तो ये अपना फोटो लगवाए हैं। इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी कंपनी होती है, चाहे वो महिला ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहा है या महिलाओं से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है या पुरुषों से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो अपना लेबल लगा के देगा। वो लेबल का मतलब ये नहीं है कि वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होगा, उस लेबल का लगने का मतलब ये होता है कि वो आपको जागरूक करने के लिए वो लेबल लगाया जा रहा है। आप उसको पॉजिटिव वे में लें। जब आप किसी भी कानून को पॉजिटिव वे में लेकर पढ़ेंगे तो आपके लिए वो बेहतर साबित होगा। तो इसमें यही बात बताई गई थी। अब यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड दिया गया, प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल मेड बाय दिस एक्ट। अब कौन कौन से रूल प्रिस्क्राइब किए गए हैं, बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन नंबर 3 की। सेक्शन नंबर 3 जो है हमारा प्रोहिबिशन से रिलेटेड है, सेक्शन नंबर 4 जो है हमारा प्रोहिबिशन से रिलेटेड है। ये दो सेक्शन हमको प्रोहिबिशन के बारे में बता रहा है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, अगर ये चीज़ हो रहा है तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत है। अभी तक तो जो मैंने सेक्शन 2 में देखा वो हम लोगों ने क्या देखा, जो सेक्शन 2 में हमने अभी देखा वो हमने डेफिनेशन क्लॉज देखे कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये होता है, पैकेजिंग का मतलब ये होता है, प्रिस्क्राइब का मतलब ये होता है, इन सभी चीज़ों के मतलब के बारे में। अब देखिए एक्ट कह क्या रहा है। अब एक्ट ये कह रहा है, जो सेक्शन नंबर 3 हमारा है वो ये कह रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। उसके लिए हम प्रोहिबिशन कर सकते हैं कि जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वुमेन के लिए, जो भद्दा साबित हो रहा है महिलाओं के लिए, उसको हम लोग प्रोहिबिट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी चीज़ को हम लोग प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं। नो पर्सन शैल बी पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ पब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है और वो पब्लिश भी नहीं कर सकता। और अरेंज टू टेक पार्ट ऑफ द पब्लिकेशन एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच कंटेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। अगर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, अगर इस तरह से उसको मार्केट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस तरह से अगर समाज में लाया जा रहा है जिससे कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है वुमेन्स का, तो उस चीज़ को हम लोग उसका एडवर्टाइजमेंट करने से, उसका पब्लिकेशन करने से हम लोग मना कर सकते हैं। मीन्स कि ये एक्ट जो है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 उसको मना कर सकती है। अगर वो महिलाओं को, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है, महिलाओं को अच्छा नहीं लगने का बात नहीं है, मीन्स कि महिलाओं के लिए वो सूटेबल नहीं है, उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पे पब्लिकेशन नहीं की जा सकती है। फिर जो सेक्शन नंबर 4 है, देखिए ये क्या कर रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स पैम्पलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। कोई
पैम्पलेट्स प्रोवाइड किया जाता है, कोई पैम्पलेट्स बांटा जाता है, और वो पैम्पलेट्स ऐसा होता है, वो बुक्स ऐसा होता है, वो प्रिंटिंग ऐसा होता है, वो प्रिंटिंग ऐसा होता है कि वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करता है, वो फोटोग्राफी ऐसा होता है जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करता है महिलाओं को। तो उस टाइप की चीज़ों को हमको नहीं सर्कुलेट करना है, ये बात सेक्शन नंबर 4 में बताई जा रही है। तो ये दो चीज़ों, अब दो सेक्शन आप लोगों को लर्न हो गया होगा कि प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, किस प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, सेक्शन 3। जो सेक्शन 3 प्रोहिबिशन की बात कर रहा है वो एडवर्टाइजमेंट की प्रोहिबिशन की बात कर रहा है। जो सेक्शन 4 हमारा बात कर रहा है वो किस टाइप की प्रोहिबिशन की बात करता है, वो पब्लिकेशंस का और बुक्स का, पैम्पलेट्स का और जो फोटोग्राफी है इनके पब्लिकेशंस को रोकने की बात कर रहा है। बात करते हैं, देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी बेयर एक्ट का यहाँ पे पीडीएफ डाल दिया हूँ। मैं आपको इस पीडीएफ को अपने ग्रुप में डाल दूंगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप वहाँ से चाहेंगे तो ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जिस तरह से। तो मैं हिंदी वाला नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग हिंदी वाला चाहेंगे तो आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश वाले पीडीएफ में, और ये जो है सेक्शन नंबर 4 का ही ये एक पार्ट है। अब इसमें दिया है क्या क्या चीज़ हम लोग इसमें प्रोहिबिट्स कर सकते हैं। इसमें जो भी हम लोग प्रोहिबिट्स कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन और सेंडिंग बाय द पोस्ट एनी बुक, किसी भी बुक को हम लोग वो प्रोहिबिट्स कर सकते हैं, किसी पैम्पलेट्स को प्रोहिबिट्स कर सकते हैं। कब? जब वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो वुमेन को, तब ये हम लोग प्रोहिबिट्स कर सकते हैं। हम लोग मीन्स की गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा ये प्रोहिबिट्स की जा सकती है। कोई पेपर ऐसा हो जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन टाइप का, उस पेपर को हम लोग रोक सकते हैं, उसमें प्रोहिबिशन लगा सकते हैं। कोई स्लाइड ऐसा हो उसको हम लोग प्रोहिबिट्स कर सकते हैं। कोई फिल्म को प्रोहिबिट्स कर सकते हैं, राइटिंग को, ड्राइंग को, पेंटिंग को, फोटोग्राफी को, मीन्स कि यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको जब सेक्शन 4 आप खोल के देखेंगे तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता देगा कि क्या क्या चीज़ प्रोहिबिट्स करना है अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में आपको ये सारी चीज़ों को बता देगा। अब देखिए यहाँ पे प्रोवाइजो दिया है। अब प्रोवाइजो थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, जो फर्स्ट बताया जा रहा है, ये सेक्शन नंबर 4 का ही है, ये सेक्शन नंबर 4 ही अभी चल रहा है। सेक्शन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें फर्स्ट बात जो बताई जा रही है, देखिए ए जो बात बताई जा रही है, द बुक, पैम्पलेट्स, पेपर, स्लाइड्स, फिल्म्स, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन और फिगर्स के बारे में ये बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव्ड बाय जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड। अगर वो जस्टिफाइड कर दिया जा रहा है कि नहीं, ये जो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, जो इस पर फोटो बनाया जा रहा है, वो वेलबिंग के लिए, मीन्स कि जो समाज में जो मनुष्य जो जी रहा है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके ये गुड वेलबिंग के लिए, मीन्स कि उनकी भलाई के लिए ये प्रोडक्ट पे इस तरह से फोटो बनाया जा रहा है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। तब यहाँ पे ये बताया जा रहा है पब्लिक गुड ग्राउंड सच बुक्स। अगर ये बुक्स बताया जा रहा है कि नहीं, ये लोगों को जागने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए बनाया जा रहा है। पैम्पलेट्स इस तरह से बांटा जाता है, पेपर स्लाइड्स बांटा जाता है, राइटिंग किया जाता है, ड्राइंग किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है, फोटोग्राफी किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन और फिगर इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर और लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल कंसर्न। अगर इस चीज़ के लिए किया जा रहा है तो उस पर रोक नहीं है। एक प्रोवाइजो डाल करके ये बात बता दिया जा रहा है कि मीन्स कि अगर आप कोई भी पेंटिंग कर रहे हैं, कोई भी पेपर बांट रहे हैं, कोई भी पंपलेट बांट रहे हैं, कोई भी आप मैसेज देना चाहते हैं थ्रू मीडिया के द्वारा, मीन्स फोटोग्राफी के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा, स्लाइड्स के द्वारा आप दे सकते हैं, लेकिन आपका जो इसके पीछे जो फेथ होना चाहिए वो गुड फेथ होना चाहिए, वो बैड फेथ नहीं होना चाहिए। अगर आप ये काम गुड फेथ में कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, इस पर सरकार कोई रोक नहीं लगा सकती है। सेकंड बात इसमें बताई जा रही है, विच इज केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस। उसको हम लोग बोनाफाइडली, मीन्स कि भरोसे से उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलीजियस पर्पस से भी हम लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बी मैं बता रहा हूँ, एनी रिप्रेजेंटेशन, स्क्रप्शल्स, इंगेज्ड, पेंटिंग, अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन। जब हम लोग खजुराहो का टेम्पल देखते हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग, अगर वो खजुराहो का जो टेम्पल बना है, आप लोगों के बारे में, अगर आप लोग खजुराहो का टेम्पल नहीं देखेंगे तो आज गूगल करके देख लीजिएगा कि खजुराहो में किस प्रकार के टेम्पल बने हैं, किस प्रकार के वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किए गए हैं। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो समाज को दिखाने के लिए बना है कि मीन्स कि इस तरह से हमारा समाज पहले था, इस तरह से स्क्रप्चर जो मूर्तियाँ, जो मोन्यूमेंट्स थे वो इस तरह से बने थे। तो आप लोग उससे समझ सकते हैं कि उसके बारे में क्यों बताया जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, एनी एंशियंट मोन्यूमेंट्स विच इन द मीनिंग ऑफ एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 एनी टेम्पल और एनी कार यूज बाय द कन्वीनियंस ऑफ आइडियल और कीप्ट यूज बाय द लाइटिंग पर्पस। अगर किसी लाइटिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है, मीन्स कि आपको जानकारी देने के लिए, किसी रिलीजियस पर्पस से अगर उस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस चीज़ को बनाया गया है, तो अगर सरकार को लगता है कि नहीं खजुराहो का टेम्पल से लोगों के मन में गलत धारणाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो क्या किया जाता? सरकार आज तक उस टेम्पल्स को क्या किया होता? तोड़वा दिया होता। लेकिन नहीं,
वो जो है, जो खजुराहो का मंदिर बना है, जो टेम्पल बना है, वो लोगों को जानकारी देने के लिए बना है कि नहीं, इसके इस तरह से हमारे समाज में पहले सारी चीज़ें व्याप्त हुआ करती थी, इस तरह से चलती थी, तो इसलिए उसको रहने दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं सेक्शन नंबर 4 में इतनी ही बात थी। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की। अभी मैं आप लोगों का इसका रिवीजन भी करा दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एक्ट लर्न हो जाएगा। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की, पावर टू इंटर एंड सर्च। अब अगर मान लीजिए कि अगर इस प्रकार का प्रोडक्ट कहीं पे मिल रहा है, जो कि हमने सेक्शन 4 में पढ़ा है, जो सेक्शन 3 में पढ़ा है, जिसमें प्रोहिबिशन की बात की जा रही है, प्रोहिबिशन एडवर्टाइजमेंट के प्रोहिबिशन के और उसके पब्लिकेशंस के प्रोहिबिशंस के, अगर उस टाइप का चीज़ अगर भद्दा दिख रहा है, अगर उसका एम गलत है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको सर्च किया जा सकता है, उसको सीजर किया जा सकता है। अब किस अधिकारी के पास ये अथॉरिटी होता है कि ये चीज़ें को सर्च कर सकता है? तो यहाँ पे पावर टू इंटर एंड सर्च की बात की जा रही है, उस ऑफिसर्स की बात की जा रही है कि कौन ऑफिसर जा करके उस चीज़ को सर्च कर सकता है और सीज कर सकता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब द ऑफिशियल गजट ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब ऑथोराइज्ड गजटेड ऑफिसर्स की बात की जा रही है। गजटेड ऑफिसर्स कौन होता है? जो कि क्लास फर्स्ट का ऑफिसर होता है, क्लास फर्स्ट का अधिकारी जो होता है, उसको हम लोग गजटेड ऑफिसर्स के नाम से जानते हैं। तो वो गजटेड ऑफिसर के पास वो पावर होता है, वो अपने विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन में, अपने लोकल लिमिट्स में, उस एरिया में क्या कर सकता है? अगर उसको इस प्रकार की सूचना मिल रही है कि कहीं इस प्रकार का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है वुमेन्स के प्रति, इस प्रकार के पैम्पलेट्स बनाए जा रहे हैं, इस प्रकार के पिक्चर रिलीज किए जा रहे हैं, तो उसको क्या कर सकता है? वो सर्च कर सकता है और सीज भी कर सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5th का क्लॉज ए क्या कर रहा है, इंटर एंड सर्च ऑल रीजनेबल टाइम। वो किसी भी रीजनेबल टाइम में वो क्या कर सकता है? इंटर कर सकता है और सर्च कर सकता है। कौन? जो गजटेड ऑफिसर है वो वहाँ पे पहुँच सकता है और वहाँ पे सर्च कर सकता है। विथ सच असिस्टेंट इफ एनी एज ही कंसिडर नेसेसरी एनी प्लेस इन विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव। अगर उसको विश्वास होता है, रीजन टू बिलीव हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 26 ऑफ आईपीसी में हम लोग रीजन टू बिलीव के बारे में पढ़ते हैं। अगर उसको रीजन टू बिलीव हो जाता है कि नहीं, इस प्रकार का यहाँ पे वर्क किया जा रहा है, इस प्रकार का पिक्चराइजेशन किया जा रहा है, इस प्रकार का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है वुमेन के खिलाफ, तो वहाँ पे वो जा सकता है, इंटर कर सकता है और सर्च कर सकता है। एक्ट हैज़ बीन बिंग कमिटेड, अगर इस प्रकार का कोई भी एक्ट वहाँ पे कमिट हो रहा है, ये ए बता रहा है। बी क्या बता रहा है? सीज एनी एडवर्टाइजमेंट और एनी बुक्स। वो सीज कर सकता है एनी, किसी भी एडवर्टाइजमेंट को और किसी भी बुक्स को, किसी भी पैम्पलेट्स को, पेपर्स को, स्लाइड्स को, फिल्म को, राइटिंग को, डायरी को, ड्राइंग को, पेंटिंग को, फोटोग्राफ्स को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव कंट्रावर्सेंस व्हेन द प्रोविजन ऑफ दिस। अगर उसको ये सभी चीज़ें, जो गस्टेड ऑफिसर जा रहा है जो जांच करने के लिए, सेक्शन 5 में गस्टेड ऑफिसर्स की बात की गई है, मीन्स की सर्च की बात की गई है, जो सर्च किया जा रहा है, अगर वो इस टाइप की चीज़ों को देखता है तो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो सभी चीज़ों को क्या कर सकता है? वो सीज कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी आती है। ये सी वाले में क्लॉज में क्या बताएं? एग्जामिन एंड रिकॉर्ड, उसको एग्जामिन कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, रजिस्टर डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल। वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी रजिस्टर होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, उसको अपने कब्जे में वो ले सकता है, सीज कर सकता है। एंड हैज सेम टू रीजन टू बिलीव इट में फर्निश एविडेंस, और उसको एविडेंस के तौर पर क्या कर सकता है? उनके खिलाफ उसको इस्तेमाल कर सकता है। सेक्शन 5 में ये बातें बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोविजन दिया है, प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर द सब सेक्शन शैल बी मेड इन द प्राइवेट ड्वेलिंग हाउसेज। उसको प्राइवेट हाउस में घुसने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे एक प्रोवाइजो दे दिया है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी अच्छे आदमी का घर है, किसी भी संभ्रांत व्यक्ति का घर है, उस घर में भी घुस के वो क्या करने लगा? गस्टेड ऑफिसर जो जांच करने लगा, तो उसके लिए इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। उसके लिए प्रोवाइडेड यहाँ पे प्रोवाइजो दिया गया, उस तरह से घर में आपको घुसना है तो आपको एक वारंट लेके जाना पड़ेगा। विदाउट वारंट आप उस घर में नहीं घुस सकते हैं। देखिए आपके लिए ये हिंदी में मैं लाया हूँ, आप इसको चाहेंगे तो हिंदी में भी PDF में पढ़ सकते हैं। देखिए सेक्शन नंबर 5 का जो इंपॉर्टेंट है वो अब यहाँ पे है। यहाँ पे क्या बता रहा है? द प्रोविजन ऑफ द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर। आप उस तरह से आप वहाँ पे एक्ट कर सकते हैं जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर में एक्ट किया जाता है 1974 का। सेल सो फॉर में बी अप्लाई टू सच सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन किया जा रहा है, जो 1986 का एक्ट है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप जैसे CRPC में हम लोग सर्च कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे गस्टेड ऑफिसर जो है वो यहाँ पे कर सकता है। जब आप अपने बेयर एक्ट को खोल करके पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। फिर इसमें 3rd क्लॉज क्या कर रहा है? व्हेन एनी पर्सन सीज एनी थिंग्स अंडर क्लॉज बी
एंड सी, अगर कोई भी चीज़ पकड़ लिया जाता है उस गस्टेड ऑफिसर्स के द्वारा, क्लॉज बी में और क्लॉज सी में जो हम लोगों ने पढ़ा है सेक्शन 1, शैल बी सून में बी इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, तो उसको क्या किया जा सकता है, तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है कि सर मजिस्ट्रेट साहब, मैंने इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट के अकॉर्डिंग 1986 का जो एक्ट है, मैंने ये सारी चीज़ें जो इंडिसेंट था वुमेन्स को लेकर के, इन चीज़ों को मैंने जब्त किया है, उसको पेश करना होता है सेक्शन नंबर 5 के सब क्लॉज 3 में। अब बात करते हैं ये पेनाल्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या ये जो पेनाल्टी है, ये पेनाल्टी कैसे लागू होगा, कितने पेनाल्टी होगी, क्या पेनाल्टी होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ। तो जो सेक्शन 6 है इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, इस टाइप का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या कोई पैम्पलेट बांट रहे हैं, तो इसके लिए 2 ईयर प्लस 2000 रुपये का, इसमें जो है ये 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए और 2000 रुपये के लिए फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा और कहीं से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप सब्सिक्वेंटली सेकेंड टाइम अगर कोई एक्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 6 मंथ का आपको सज़ा मिलेगा, मिनिमम 6 मंथ का सज़ा मिलेगा और मैक्सिमम 5 साल तक का आपको सज़ा दिया जाएगा। और जो फाइन का अमाउंट होगा वो 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक का आपका फाइन का अमाउंट हो सकता है। ये सेक्शन नंबर 6 में ये बातें बताई गई हैं। अब आपको इसको मैं इसके लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, इसमें क्या क्या लिखा है। पेनाल्टीज के बारे में लिखा, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4, प्रोहिबिशन की बात कर रहा है। जैसे ही हम लोग सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को देखेंगे तो हमें हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए, प्रोहिबिशन की बात कर रहा है। यहाँ पे कहीं एडवर्टाइजमेंट की प्रोहिबिशन की बात कर रहा है और कहीं पे भी हमको सबस्टांसेस के प्रोविजन के बारे में बात कर रहा है। जैसे प्रोहिबिट्स कर रहे हैं हम लोग, कोई भी पब्लिकेशंस है उसको प्रोहिबिट्स, कोई भी बुक को प्रोहिबिट्स करने के लिए सेक्शन 3 में और सेक्शन 4 में बताया जा रहा है। वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है, जो सेक्शन 3 में और जो सेक्शन 4 में है, जो पब्लिश किया गया है, जो कि पनिशेबल बताया गया, अगर उसको प्रोहिबिट्स किया गया, अगर उसको पब्लिश किया जा रहा है एट द फर्स्ट कन्वेंशन द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, तो उसका जो पनिशमेंट होगा 2 ईयर होगा, विथ फाइन विच में भी एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर फर्स्ट टाइम वो कमिट करता है तो 2 ईयर का उसको पनिशमेंट होगा और 2000 रुपये का। एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ, जब सेकेंड टाइम पकड़ा जाएगा तो 6 महीने से कम उसको सजा नहीं होगी, एंड में एक्सटेंड टू 5 ईयर, और 5 साल तक उसको सजा दिया जा सकता है। एज आल्सो में फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़ विच में भी एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। जैसे कि पहले जो सेकेंड टाइम में पकड़ाएगा इसमें सज़ा भी उसको ज़्यादा दिया जाएगा, 6 महीने से लेकर के 5 साल तक सज़ा दिया जाएगा। जो फाइन 10,000 रुपये है, उस 10,000 रुपये से ज़्यादा फाइन बढ़ाकर यहाँ पर 1 लाख रुपये कर दिया जाएगा। ये पनिशमेंट के प्रोविजंस के बारे में बता रहा है। मीन्स इससे ये पता चल गया कि ये जो एक्ट बना है, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट बना है, ये पनिशेबल है। पेनल्टी कहाँ पर दिया गया, ये सेक्शन 6 में इसके पेनल्टीज़ के बारे में बताई गई। बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 की बात करते हैं, ऑफेंसेस बाई कंप्लेंट्स कंपनीज। अब कौन कौन से ऑफेंसेस कंपनी के द्वारा की जाती है, जैसे मान लीजिए कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो कंपनी के द्वारा की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलती नहीं है। जैसे यहाँ पे कंपनी होती हैं, बहुत सी कंपनी होती हैं जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराती हैं। जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्या होता है, मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट करा दिया, मिस अर्थ का कॉन्टेस्ट करा दिया, मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट करा दिया। अगर इस टाइप का कॉन्टेस्ट करा रहा है, कोई कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, कोई संस्था के द्वारा कराया जा रहा है, तो क्या वो पनिशेबल होंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि नहीं पनिशेबल होंगे? आप जाहिर सी बात है, जब किसी मिस इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, किसी मिस अर्थ का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, किसी मिस वर्ल्ड का आप कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, तो उसमें किस प्रकार से महिलाएं रिप्रेजेंटेशन करती हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, जिससे कि सभी कोई देखता है। तो क्या इसको भद्दे की कैटेगरी में माना जाएगा कि इसको भद्दे की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा? तो इसी चीज़ के बारे में सेक्शन नंबर 7 बता रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया, अगर इस प्रकार का जो समाज के हित के लिए कार्य किया जा रहा है, अगर इस प्रकार का कोई भी कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया, न्यूज़पेपर में अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, कोई भी ऐड आ रहा है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में माना जाएगा, उसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन अगर हम सभी चीज़ को मानने लगे, तब तो हमारा देश का विकास ही नहीं होगा। पता चलेगा कि हमें जो हम लोग क्या कहते हैं,
जो अंडर गवर्नमेंट्स का भी जो एडवर्टाइजमेंट टीवी में आता है या न्यूज़पेपर में आता है उसको भी हम लोग बैन करवा देंगे, क्योंकि ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इस प्रकार का अगर सभी चीज़ों को हम लोग जो लस्टफुल होती हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती हैं, अगर उन सभी चीज़ों को भी हम लोग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के कैटेगरी में रख दें तो हमारा समाज पीछे चला जाएगा और हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे, हम चीज़ों को जान नहीं पाएंगे, हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि जो एड्स होता है, जैसे कॉन्डम्स रिलेटेड ऐड होता है, जो नैपकिन से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड जो ऐड होता है वो पेपर में आता है, वो एडवर्टाइजमेंट में आता है, वो न्यूज़पेपर में आता है, वो टीवी चैनल्स पे भी आता है। तो इन सभी चीज़ों को इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के कैटेगरी में नहीं रखा गया, क्योंकि ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। अगर ये सभी चीज़ों को हटा दिया जाए तो फिर हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। हम लोग किसी चीज़ के बारे में जागरूक नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं, बता सकते हैं। इसी चीज़ के लिए एक्ट को लाया गया। अब बता रहे हैं सेक्शन 7 क्या कर रहा है। अभी तो इसके भूमिका के बारे में बता रहे थे कि सेक्शन 7 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दिया कि इसको हम लोग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत नहीं मानेंगे। जैसे कोई न्यूज़ हो गया, कोई ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट हो गया, कोई एडवर्टाइजमेंट हो गया पेपर में, तो इस तरह से आप इस चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया जाए ऑफेंसेस बाय कंपनी। अब कौन सी ऑफेंसेस कंपनीज के द्वारा किया जा सकता है? व्हेन एन ऑफेंस अंडर इन दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय द कंपनी, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वाज कमिटेड was in charge of any responsible to the company with conduct of business of the company। अगर वो कोई कंपनी ऐसा है जो बिजनेस करते करते इस टाइप का जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन अगर कर दे रहा है तो उसको उस कैटेगरी में लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक लिमिट बनाइएगी कि इसी लिमिट के अंदर आप रहते हुए आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से शो कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हो गया जो रिलेटेड टू फीमेल है, यहाँ पे जो भी मैं प्रोडक्ट की बात करूँगा वो फीमेल प्रोडक्ट्स की बात करूँगा। अगर उस फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो वोमेन के लिए। अगर वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा तो उसको बैन किया जाएगा। इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं सेक्शन नंबर 7 में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेक्शन नंबर 8, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। इसका जो ऑफेंस होगा वो कॉग्निजेबल होगा और कॉग्निजेबल के साथ साथ क्या होगा, बेलेबल होगा। जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1986 का है ये क्रिमिनल नेचर का है। आपको पता चल गया सेक्शन 6 को जैसे ही आप लोगों ने देखा आपको पता चल गया कि ये जो लॉ है, ये जो एक्ट बना है ये क्रिमिनल नेचर का एक्ट है। इसमें पीनल गाइडलाइन दिया है जो आपने सेक्शन नंबर 6 में आप लोगों ने देखा। अगर फर्स्ट टाइम आप कमिट करते हैं तो उसके लिए 2 ईयर का पनिशमेंट है, 2 ईयर का पनिशमेंट है और साथ साथ में क्या है 2K का फाइन दिया गया। जब सेकंड टाइम कर रहे हैं तो 6 मंथ से लेकर के 5 ईयर तक का पनिशमेंट है, 10,000 रुपये फाइन दिया है। ये सेक्शन नंबर 6 में हम लोगों ने देख लिया, तो इससे पता चल गया कि ये पेनल प्रोविजन है, मीन्स कि ये पेनाल्टी बेस्ड काम करता है। जब हम लोग सेक्शन नंबर 8 हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये कॉग्निजेबल है, बट कॉग्निजेबल के साथ साथ क्या क्या है, ये बेलेबल भी है। आपसे यही चीज़ पूछेगा कि सेक्शन 8 में क्या बताया गया है। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है ये कैसा एक्ट है, ये ऑफेंस तो है लेकिन कॉग्निजेबल होने के साथ साथ ये बेलेबल भी है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। जैसे कि हम लोग CRPC में पढ़ते हैं ये कॉग्निजेबल भी है और पनिशेबल कॉग्निजेबल होने के साथ साथ ये बेलेबल है। इसमें आपको बेल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बेल नहीं मिलेगा। जो सेक्शन नंबर 8 में यही बात बताई जा रही थी। सेक्शन नंबर 9 में प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट टेकिंग इन गुड फेथ। कोई भी हम लोग प्रोटेक्शन लेते हैं उसको हम लोग गुड फेथ में हम लेंगे। नोट सूट्स प्रोसिक्यूटेड और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द स्टेट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 10 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पावर टू मेकिंग रूल्स की बात की जा रही है। बस यही तक था आपका जो एक्ट था, ये 10 सेक्शन का जो एक्ट था वो 10 सेक्शन का एक्ट मैंने आपके सामने रख दिया। दोस्तों मैं अगर आप कहें तो इसको मैं शॉर्टकट में मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ आपको इसको किस तरह से लर्न करना है। अगर आप 5 मिनट में लर्न करना चाहें तो मैं 5 मिनट में इस चीज़ को आपको मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। देखिए जैसे आपको लर्न ऐसे करना है, जैसे BSF का नाम किसने किसने सुना है? हमें लगता है कि BSF का नाम सबके द्वारा सुना गया होगा। BSF का नाम सभी लोगों के द्वारा सुना गया होगा। BSF के क्या थे? 2 लोग थे। BSF के 2 लोग थे। देखिए किस तरह से आपको ये लर्न होने वाला। BSF के 2 लोग थे। ये क्या कर रहे थे? ये प्लाटून नंबर 4 में काम कर रहे थे। ये प्लाटून नंबर तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि BSF के 2 लोग थे और वो प्लाटून नंबर 4 से बिलोंग करते थे। प्लाटून नंबर 4 से
बिलोंग करते थे। 2 लोग थे, प्लाटून नंबर 4 से बिलोंग करते थे और उन्होंने क्या देखा, कोई ड्राइंग देखा, DRW, कोई उन्होंने ड्राइंग देखा और ड्राइंग देखते ही उनके मन में AP का गाना बजने लगा। देखिए बी से क्या हो गया, कोई भी बुक ऑफ अकाउंट्स की बात की जा रही है, मीन्स की बुक की बात की जा रही है, स्लाइड्स की बात की जा रही है, यस से स्लाइड्स की बात की जा रही है, और फिल्म से और यप से फिल्म और फिगर की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए P4 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पेपर ले लीजिए, पैम्पलेट्स ले लीजिए, पेंटिंग ले लीजिए, फोटोग्राफ्स ले लीजिए, इसको प्रोहिबिट्स किया गया है। अगर गुड फेथ में किया जा रहा है तो प्रोहिबिट्स नहीं किया जा रहा है, अगर गुड फेथ में नहीं किया जा रहा तो इसको प्रोहिबिट्स किया जाता है। D से कोई भी ड्राइंग ले लीजिए और R से कोई भी रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए, W से कोई भी राइटिंग ले लीजिए। अगर इस प्रकार का कोई भी चीज़ वहाँ पे किया जा रहा है तो ये प्रोहिबिशन है, अगर गुड फेथ में किया जा रहा है तो कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। A से आप एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए जो कि सेक्शन नंबर 3 है, और P से पब्लिकेशन को ले लीजिए जो कि सेक्शन नंबर 4 से रिलेटेड है। तो दोस्तों यही था इसका पूरा शॉर्टकट। आप लोग इसको एक बार और याद कर लीजिए। BSF के 2 लोग थे, प्लाटून नंबर 4 से वो बिलोंग करते थे, उन्होंने एक ड्राइंग देखा, ड्राइंग देख करके वो AP करने लगे। तो यही इसका शॉर्टकट है जो कि मैंने अपने लिए बनाया था। आप नहीं चाहेंगे तो इसको 2 बार 3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये रहा मेरा फर्स्ट लेक्चर जो कि माइनर एक्ट पे था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जरूर वॉच करिएगा, और इसमें अगर मेरे द्वारा कोई भी वर्गल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, आपको समझाने के लिए इन गुड फेथ किया गया है, तो आप उसके लिए प्लीज़ मुझे पार्डन करेंगे, मुझे क्षमा करेंगे। थैंक यू।